वृंदावन के सुंदर सुंदर वनों उपवनों में आम के बगीचे हैं। गर्मियों के मौसम में आम चारों तरफ वृंदावन में लगा हुआ है। वृक्ष लदे हुए हैं। सभी गोप सखाओं के मन में उन आम को खाने के लिए बड़ी ही उत्सुकता होती है। और श्याम सुंदर को कहते हैं, कान्हा, आज तो हमें तुम आम के बगीचे में ले चलो और आम तोड़कर खिलाओ। बहुत मन कर रहा है रसीले रसीले आम खाने का। खाना भी उत्सुकता में भरकर, हाँ हाँ चलो चलो, आज हम तो को आम खिलाएंगे। और सभी को आम के बगीचे की तरफ ले चलते हैं। सभी गोप सखा पीछे पीछे, कान्हा आगे आगे आम के बगीचे के पास पहुंचते हैं। देखते हैं आम के बगीचे पर तो द्वारपाल खड़े हुए हैं और मोटी मोटी उन्होंने लाठियां पकड़ रखी हैं। वो तो बंदर को भी अंदर नहीं जाने दे रहे, तो हमें क्या जाने देंगे। तो सब वृक्ष की ओट में छिप जाते हैं। बहुत देर तक ताक लगा के रखते हैं, पर उन्हें कुछ भी सूझता नहीं है। तो कान्हा अपने सखाओं से कहते हैं, तनसुखा ननसुखा, चलो यमुना किनारे चलते हैं, वहां चलकर बैठकर सोचेंगे कि क्या करना है। हाँ हाँ चलो चलो कान्हा, वहां चलते हैं। तुम कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर सोचना, योजना बनाना। सब सखा मधुमंगल सुख सब के सब चल देते हैं। सब यमुना किनारे पहुंचते हैं और वृक्ष के मूल में बैठ जाते हैं, विचार करने लगते हैं। श्याम सुंदर कभी खड़े हो रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी योजना बना रहे हो। घूमते घूमते उनकी दृष्टि यमुना जी के पार पड़ती है, जहां पर श्री राधा रानी अपनी सखियों के संग क्रीड़ा कर रही हैं। श्याम सुंदर उन्हें देखते हैं दूर से। ये तो विश्वभानु की दुलारी है, ऊंचे महलों में रहने वाली। और मैंने सुना है ये बहुत भोली भाली है। तो कान्हा को एक शरारत सूझती है, जैसे कोई योजना बन गई हो उनके भीतर। और वो यमुना के उस पार फटाफट पहुंच जाते हैं, जैसे उड़कर पहुंच गए हो। इतनी शीघ्रता से वो पहुंचते हैं वहां पर और राधा रानी से बोलते हैं, आवाज देके इशारा करके उनको बुलाते हैं। तो राधा रानी इशारों में कहती है, क्या मुझे बुला रहे हो? तो कहते हैं, हाँ लाली, तुझे बुला रहा हूं मैं। तो राधा रानी क्रीड़ा छोड़कर सखियों के झुंड में से निकलकर बाहर आती हैं और पूछती हैं, तू कौन है? तू काको मुझे बुला रहे है?
क्या काम है मुँह से, बोल। तो श्याम सुंदर बड़ी उनकी मीठी मीठी बातों से उनको रिझाने लगते हैं। अरे लाली, तू कहाँ रहती है? तू तो बड़ी सोनी है। तू इतनी सुंदर लाली है, इतनी भोली लगती है। तू कहाँ से आई हो? तो कहती है, मैं विश्वभानु की दुलारी हूँ और मैं अपनी सखियों के संग यहाँ खेलने के लिए आई हूँ। तो तू मुझको भी अपना सखा बना ले और मैं भी तेरे साथ खेलना चाहूँ, मुझे भी खिला ले। तू कौन है पहले ये तो बता, तू कहाँ से आयो है? मैं नंद को छोरा हूँ, नंद गांव में रहता हूँ और मेरे सखा यमुना के उस पार खेल रहे हैं। क्या तू मेरे साथ खेलेगी? तो कहते क्या खेल खेलेंगे? तो कहते हैं चल मैं तुझे बताता हूँ। और फटाफट जैसे बहुत अच्छे से जानते हो राधा रानी का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको लेकर चलने लगते हैं। राधा रानी कहती कहाँ लेके जा रहा है मुझे? नंद को छोड़ो, कहाँ लेके जा रहा हो? चल तो सही। अब तूने मुझको अपना सखा माना है तो मेरी बात भी तो मान, मेरे साथ चल भी तो देख तो मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। और आम के बगीचे की तरफ ले जाते हैं। तो लाली पूछती है, तुम मुझको यहाँ क्यों लेके आए हो है? ये आम को बगीचो है, इसमें बड़े बड़े रसीले आम लगे हुए हैं। तो लाली कहने लगी कि आम को बगीचो तो है, पर किसको है ये? कौन हमें अंदर जाने देगा? कहते ये मेरे नंद बाबा का बगीचो है, वहां पे कोई नहीं रोक सकता हमें जाने से, तू चल तो सही। कान्हा के मन में ये योजना बनी थी कि मैं इस तरह से लाली का सहारा लेके बगीचे में घुस जाऊंगा और कोई बात होगी तो उनको आगे कर दूंगा। और झूठी लाली से बोल दिया कि ये मेरे बाबा का बगीचा है। तो वो भी बड़े आत्मविश्वास से राधा रानी श्याम सुंदर के साथ बगीचे में घुस गई कि अब तो हमें कोई कुछ कहेगा नहीं, और आम के वृक्ष के पास जाकर खड़े हो गए। बड़ा सा विशाल वृक्ष है, अनगिनत उस पर आम लगे हुए हैं, लटक रहे हैं। देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, कूदने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अब राधा रानी कहती है, चल छोरो, तू चढ़ जा ऊपर वृक्ष पे और आम तोड़ ले, मैं खड़ी हूं। पर कान्हा कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा वृक्ष है, इस पर मैं कैसे चढ़ूंगा? मेरे को तो चढ़ना ही नहीं आता। ऐसा कर, तू मेरे कंधे पे चढ़ जा लाली, और फिर टहनी को पकड़ ले और आम तोड़ तोड़ कर देती रहे मुझको। भोली भाली लाली उसकी बातों में आ जाती है छलिया की, और उसके कंधे पे चढ़कर टहनी को पकड़ लेती है और टहनी को पकड़ के कूद के वृक्ष की मोटी टहनी पर बैठ जाती है। वो कहती है ऊपर से, नंद को छोड़ो, अब मैं आम फेंकूंगी तो पकड़ लियो। तो अपनी पीताम्बरी फैलाकर कान्हा जी खड़े हो जाते हैं और लाली एक एक आम तोड़कर नीचे डालने लगती है, और वो जहाँ फेंकती है वो अपना उसको उछल कर पकड़ लेते हैं अपनी पीताम्बरी में। ये वालो लाली, ये वालो लाली, ये वालो लाली, ये वालो लाली, ऐसे कर करके बहुत सारे आम तुड़वा लेते हैं।
और उनको गिनते रहते हैं और अपने सखाओं को मन ही मन गिनते रहते हैं। जब जैसे ही उनकी गिनती पूरी हो जाती है, कहते लाली मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। तो कह रहे कहाँ जा रहा है तू छोरो? मैं तो टहनी पे बैठी हूँ ऊपर चढ़ी हुई, तू मुंह को छोड़ के कहाँ जा रहा है? कह रहे अभी आ रहा हूँ, यमुना जी में धोकर इस आम को लेकर आ रहा हूँ, तू मेरा इंतजार कर यहीं पर, मैं अभी आ रहा हूँ। और चुपके से वहां से निकल लेते। रास्ते में माली मिल जाता है, कहता है छोरो तू क्या कर रहा है यहाँ पे? कह रहे तू क्यों क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बता। तेरे बगीचे में चोर घुस आए हैं और आम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हो। वो माली एकदम से चौकन्ना हो जाता है, उसको तो भूल जाता है और भागता है अंदर की तरफ। और इतनी देर में ही राधा रानी की सभी सखियां आ जाती हैं और वृक्ष की ओट में खड़ी हो जाती हैं और सारी लीला देखने लगती हैं कि ये क्या हो रहा है। ये छोरो तो बहुत तेज है, हमारी लाली को बेवकूफ बना गयो। और वो माली जो है वो राधा रानी को देखकर कहता है अरे लाली तू लड़की होके चोरी कर रही है और आम चुरा रही है। वो लाली घबरा जाती है बेचारी। अब जब ललिता सखी देखती हैं कि राधा रानी घबरा गई हैं, वो तो इतनी भोली हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि वो क्या बोले, तो वो भागी भागी जाती है और बात बनाती है। कहती है काका हमारी लाली खो गई है, तुमने कहीं को देखी है क्या? तो वो बड़ा हैरान होता है, कहता है कौन सी लाली खो गई है तुम्हारी? कह रहे गोरी गोरी प्यारी प्यारी भोली भाली हमारी लाली खो गई है। कह रही ये तो ना है जो वृक्ष पर बैठी हुई है। तो ललिता सखी ऐसे नाटक करती हैं और देखती हैं, कहती हैं हाँ हाँ यही तो हमारी लाली है, कितनी देर से हम इसको खोज रहे हैं। हाथ पकड़कर ललिता सखी विशाखा सखी राधा रानी को वृक्ष से उतारती हैं और फटाफट झटपट माली को बोलती हैं, भागती हैं वहां से और कहती हैं अच्छा काका हम जा रहे हो, हमारी लाली मिल गई है, हमारी मैया इंतजार कर रही होंगी, हमारा ही रास्ता देख रहे होंगे। और झटपट भाग जाती हैं सारी सखियां लाली को लेकर। माली देखता ही रह जाता है कि ये क्या हो गया, इन बालकों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। और कान्हा जी पहुंचते हैं यमुना किनारे। यमुना किनारे पहुंच के फटाफट आम धो के अपने सारे सखाओं में बांट देते हैं और सखा खूब आनंद लेके खा रहे हैं आम। वृक्ष पे बंदर बैठे हुए हैं, वो भी आम की तरफ देखते हैं। जो गुठलियां चूस चूस के गोप सखा वृक्ष की मूल में डालते जा रहे हैं, बंदर आके लेते जा रहे हैं और वो भी चूसते जा रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं। जैसे कान्हा वो खाने लगता है आम, मन में आता है कि नहीं उस लाली ने तो बड़ी मेहनत करी, बड़ी प्यारी बड़ी भोली भाली लाली, और मैं उसको धोखा दे के आ गया, ये बड़ा गलत हुआ मेरे से, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। उन्हें अंदर ही मन ही मन पश्चाताप हो रहा है और उनसे आम खाए नहीं जा रहा। मधुमंगल को सारी बात बताते हैं और कहते हैं अब कोई योजना बना जिससे मैं जाऊं उस लाली के महल और उससे क्षमा मांगूं, मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है, वैसे रहा नहीं जा रहा। तो मधुमंगल कहते हैं हम एक सखी का वेश बनाकर चलते हैं और
तू चित्रकारी करने वाला बन जा कान्हा, और कह मैं चित्रकार हूँ, मैं बहुत सुंदर चित्रकार करता हूँ। और एक सुंदर सा चित्र बना ले, अपने हाथ में ले ले, लाली को रिझाने के लिए योजना बनाकर वृषभानु महल पहुंचते हैं। ललिता सखी कहती है, कौन हो तुम? कहते हैं, हम बहुत सुंदर चित्रकारी करती हूँ मैं सखी, और तुम्हारी राधा रानी की मैंने सुंदरता की बहुत महिमा सुनी है। आज मैं उनकी चित्रकारी करने आई हूँ, मुझे उनसे मिलवा दो। राधा रानी को बहुत पसंद आती है ये बात। जब उन तक पहुंचती है, राधा रानी अपने महल में बुलवाती हैं कि कौन सी सखी आई है, दिखाओ उसकी पहले चित्रकारी दिखाओ, कैसी वो चित्रकारी करती है। तो उसके हाथ में जो चित्र है विशाखा सखी लेकर राधा रानी को दिखाती हैं। उस वृक्ष में राधा रानी उस चित्र में वृक्ष पर बैठी हुई हैं और श्याम सुंदर नीचे खड़े हैं, और राधा रानी आम तोड़कर उनके पीताम्बरी में डाल रही हैं। तो राधा रानी समझ जाती है, कहती उस समय तो सिर्फ हम दोनों ही थे जब ये लीला हुई, हम दोनों के अलावा तो तीसरे को पता ही नहीं है। वो जान जाती हैं और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ध्यान से उसे देखती हैं, सखी को। उसका घूंघट उठाती हैं, उसकी आंखों में झांकती हैं और कहती हैं, अरे नंद को छोड़ो, तू सखी बनकर आयो है और झूठ बोल तो है कि मैं चित्रकारी करता हूँ। नंद को छोड़ो कहता है, नहीं नहीं लाली, ये चित्र मैंने ही बनाया है, मैं चित्रकार हूँ। इस लीला के बारे में तो कोई ना जानत, सिर्फ तू और मैं ही जानत है, और कोई था ही नहीं वहां पर। तो इस तरह से श्याम सुंदर का भेद खुल जाता है और वो हाथ जोड़कर घुटने टेक कर बैठ जाते हैं और राधा रानी से क्षमा मांगने लगते हैं। हे राधे, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आज तुझसे बहुत बड़ो छल कियो, तुझे बहुत परेशान कियो। मेरी इस बात के लिए कोई माफी नहीं है, परंतु तुम बहुत भोली भाली हो, तुम मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तो को साथ ऐसा नहीं करूंगी। सभी सखियों के कान खड़े हो जाते हैं, सब समझ जाती हैं कि ये वही छोरा है जो हमारी लाली को वृक्ष पर छोड़कर भाग गयो था, और माली को भी कान भर गयो था। सब बहुत एकदम से जैसे प्रतिशोध की भावना में आ जाती हैं और भागती हैं कान्हा की तरफ कि आज तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं लाला, तूने हमारी लाली को बहुत परेशान कियो है, बहुत सतायो है, हमारी लाली को तो छोड़कर भाग गयो। जैसे ही वो भागती हैं, राधा रानी को एकदम से पता नहीं क्या सोचता है। सभी सखियों कहती हैं, रुक जाओ, सभी सखियों रुक जाओ, अब इसने माफी मांग ली है तो हम भी इसको क्षमा कर देते हैं। बस आगे से तुम देख लेना तुमसे कोई अपराध ना हो, नहीं तो हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। इस तरह से राजकुमारियों की तरह हुक्म देते हैं और कान्हा जी जो अपनी अदाओं से बाकी सबको रिझाते रहते हैं, फटाफट कूदकर
श्री जी के पास आ जाते हैं और उनके चरणों को पकड़ लेते हैं। जय हो जय हो जय हो, राधे रानी की जय हो, जय जयकार करने लगते हैं। सब सखियां देखकर हैरान होती हैं कि ये तो बड़ा छलिया है, मिनट मिनट में रूप बदलता है ये तो। और राधा रानी बेचारी भोली भाली उनको देखकर प्रसन्न हो जाती है। और फिर कान्हा कहते हैं, तुम मेरी सखी बनोगी, तुम मेरी सबसे प्रिय सखी बनोगी। तो राधा रानी तिरछे चितवन से देखती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, आंखों में पलके हिला देती हैं और कहती हैं, हाँ हाँ, हम तुम्हारी सखी बनेंगे। तो चलो फिर आम के बगीचे में चलते हैं। सब सखियां हैरान हो जाती हैं, राधा रानी के भी नैन बड़े बड़े हो जाते हैं कि अभी तो ये माफी मांग रहा था और अब कह रहा है आम के बगीचे में चलते हैं। दोबारा से ये वहीं पर पहुंच गया। तो कान्हा जब देखते हैं सबके मुख की तरफ तो हंसने लगते हैं, कहते नहीं नहीं नहीं, अब मैं वो नहीं करूंगा जो मैंने किया था, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब हम सब मिलकर अच्छी सी योजना बनाएंगे और हम सब आम खाने के लिए बाग में जाएंगे। तो राधा रानी एकदम से मुस्कुराने लगती है, कहती है, आम खाने लगता है, बहुत अच्छा लगता है तो को। कहते हाँ, मेरे को भी अच्छा लगता है और मेरे सखाओं को भी। तो राधा रानी कहती हैं, मेरे बाबा विश्वानु का बगीचा है, वहां चलती हैं हम सब सखियां, और तुम भी अपने गोप सखाओं को ले आओ, हम सब वहीं मिलेंगे और वहां बैठकर हम खेलेंगे, आम तोड़ेंगे, आम खाएंगे और आनंद मनाएंगे। ये सुनकर कान्हा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और चलते कूदते जाने लगते हैं और जाते आते कहते रहते हैं, मैं अभी आ रहा हूँ रानी, तोरे बाबा के बाग में अपने सखाओं के संग मेरा इंतजार करना। इस तरह से चलते कूदते पहुंच जाते हैं अपने सखाओं के पास और सखाओं को जाकर सारी बात बताते हैं। सब बहुत प्रसन्न होते हैं और वृषभानु जी महाराज के बगीचे की तरफ उछलते कूदते पहुंच जाते हैं। उधर से सखियां आ रही हैं राधा रानी के संग, इधर से कान्हा आ रहे हैं सखाओं के संग। दोनों टोलियां बगीचे के द्वार पर पहुंचती हैं और बगीचे में प्रवेश करती हैं और आम के वृक्षों को देखकर सभी झूमने लगते हैं। सभी नाचने लगते हैं, सभी कूद कूद के वृक्षों पे चढ़ जाते हैं। सभी सखियां श्री राधा कृष्ण के संग आम के बाग में आती हैं। वृषभानु जी का बगीचा है। श्री राधा रानी सबको लेकर आती हैं कि आज सब आम तोड़कर आम खाएंगे और सब आनंद लेंगे। सभी सखियां भाग भाग कर पेड़ पर चढ़ जाती हैं और आम तोड़ने लगती हैं। कान्हा के संग उनके गोप सखा भी आते हैं। गोप सखा इतना बड़ा बगीचा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं।
जिन पर अनगिनत आम लटके हुए हैं, पके हुए, जिन पर बहुत तरह के पक्षी बैठे हुए हैं। सुंदर कलरव ध्वनि हो रही है बगीचे में। चारों तरफ आम की खुशबू छाई हुई है। सभी गोप सखा वृक्षों पे चढ़ जाते हैं। ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, बड़ी बड़ी डालियां हैं, हरे हरे वृक्ष। सब आनंद से आम तोड़ने लगते हैं। ललिता सखी को अभी तक वो बात नहीं भूली है कि कैसे श्याम सुंदर ने हमारी भोली भाली राधा को बेवकूफ बनाया और बगीचे में छोड़कर चले गए। आज वो बदला लेने के मूड में है। तो कान्हा को कहती है कि श्याम सुंदर, एक प्रतियोगिता करते हैं। खाली आम तोड़ने में उतना आनंद नहीं आएगा जितना प्रतियोगिता के साथ आएगा। तो श्याम सुंदर बोलते हैं, हाँ हाँ ललिते, क्यों नहीं, जैसा तुम कहो वैसा ही करेंगे। बताओ तुम्हारी क्या योजना है, क्या करें सब। तो ललिता सखी कहती है कि हम सब सखियां एक तरफ और तुम्हारे गोप सखा और तुम एक तरफ, और श्री राधा रानी हमारे संग। दो गुटों में हम बट गए। अब आम तोड़ेंगे, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा आम तोड़ता है। अगर हम हार गए तो हम तुम्हारी दासी बनकर सेवा करेंगे एक दिन, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें सखी रूप धारण करके हमें नृत्य करके दिखाना होगा। तो उस समय तो बड़े जोश में आके श्याम सुंदर, हाँ हाँ क्यों नहीं ललिते, बिल्कुल सही है, उन्होंने हामी भर दी, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि ललिते से तो मैं ही जीतूंगा। राधा रानी तो भोली भाली है, पिछली बार भी मैंने उनको बेवकूफ बना दिया था, और इन सखियों की मेरे आगे क्या चलेगी। इस तरह का भाव उनके भीतर आ गया। यहाँ पर ललिता सखी भी बहुत चतुर है और पूरे सखी यूथ मंडल को वो ही निर्देशित करती है। तो उन्होंने झटपट बड़ी सुंदर सी योजना बनाई और फटाफट सखियों ने वृक्ष से आम तोड़ तोड़ कर नीचे डालने लगे। नीचे सखियां उनको समेटी जा रही हैं, डलियों में डाले जा रही हैं, डलियां की डलियां भरती जा रही हैं। ढेर सारी डलियां इकट्ठी हो गई, आमों से भरी हुई। अब डलियां कम पड़ गई तो वो चुनरियों में बांधने शुरू कर दिए। फटाफट फटाफट एक के बाद एक ढेर सारे आम तोड़ डाले। उधर कान्हा भी अपनी सखाओं के संग लगे हुए हैं। मधुमंगल ये आम तोड़ो, तनसुखा ये आम तोड़ो, धनसुखा जल्दी करो जल्दी करो। वो सब इसमें लगे हुए हैं। सबको बुला बुला के तेज तेज आवाजें दे दे के श्याम सुंदर, जल्दी जल्दी आम तोड़ो, जल्दी जल्दी आम तोड़ो। दोनों तरफ होड़ लग जाती है आम तोड़ने की, और सबको होश ही नहीं है, आम तोड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। राधा रानी देखती है कि ये क्या हो रहा है। तो राधा रानी आकर बोलती हैं, बस अब आम तोड़ना बंद करो और नीचे आ जाओ सब, वृक्षों से उतरकर और आम गिनना शुरू करो। सारी सखियां, सारे सखा वृक्षों से नीचे आ जाते हैं, और ललिता सखी अपनी सखियों से कहती है, जल्दी जल्दी आम गिनो।
उधर श्याम सुंदर फटाफट आम गिन रहे हैं और राधा रानी की निगरानी में ये सब काम हो रहा है। ललिता सखी जीत जाती हैं। वो श्याम सुंदर से ज्यादा आम तोड़ लेती हैं। अब ललिते को बहुत आनंद आता है। कहते हैं अब आएगा मजा। हमारी भोली भाली राधा को इन्होंने बहुत सताया, अब हम इनसे बदला लेंगे। जैसे ही कान्हा ये सुनते हैं, उनकी आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, आश्चर्यचकित होकर ललिते को देखने लगते हैं। ललिते, कैसा बदला? उसके लिए तो मैंने राधे से क्षमा मांग ली थी और राधे ने भी मुझे क्षमा दे दी थी, तो फिर अब कौन सा बदला? कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, पहले ही योजना बन चुकी थी और अब हम जीत चुके हैं इस खेल में। अब तुम सखी बनकर नृत्य करोगे और हम सबको रिझाओगे। अब श्याम सुंदर कहते हैं अगर खाली राधे के आगे सखी बनना होता तो मैं तुरंत बन जाता, पर तुम सखियों के आगे मुझे थोड़ी लज्जा आ रही है, इसलिए मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। और ऐसा बोलकर वो समझ जाते हैं कि ललिते तो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, बहुत चतुर है, वो अपना पूरा लेके बदला छोड़ेगी। वो वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं, जाकर छिप जाते हैं। सब देखते हैं कि कान्हा कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। ललिता कहती हैं सभी सखियां ढूंढो, वृक्षों के पीछे, झाड़ियों के पीछे, सब जगह जाके कुंजों में देखो कहाँ छिपा है वो काला। उस काले को ढूंढ कर लेकर आओ, जरूर वो यहीं कहीं छिपा होगा, जाएगा कहाँ। सब सखियां दौड़ दौड़ के जाती हैं, चारों तरफ देखने लगती हैं। झाड़ियों के पीछे तो नहीं छिपे हैं श्याम सुंदर, वृक्ष पे तो नहीं चढ़ गए हैं श्याम सुंदर, वृक्षों की ओट में तो नहीं बैठे हैं श्याम सुंदर, यमुना किनारे तो नहीं चले गए श्याम सुंदर। कौन सी कुंज में गए होंगे, कौन से बगीचे में गए होंगे, ढूंढ पड़ जाती है चारों तरफ। बहुत देर हो जाती है, श्याम सुंदर नहीं मिलते। राधा रानी को श्याम सुंदर की विरह सताने लगती है और वो ललिता को कहती हैं तुम इतना क्यों तंग करती हो श्याम सुंदर को? अब देखो वो तुम्हारी वजह से पता नहीं कहाँ जाकर छुप गए हैं, आ ही नहीं रहे। और मुझे तो बहुत ही विरह वेदना हो रही है, मेरे से रहा नहीं जा रहा, पता नहीं वो कहाँ होंगे श्याम सुंदर। ऐसे बहुत तड़पन सी होने लगती है राधा रानी को, बहुत तड़पने लगती हैं। कहाँ हो प्यारे, क्या हो प्यारे, खुद ही वृक्षों के पीछे ढूंढने लगती हैं, आवाजें देने लगती हैं, हाय राधे, हाय राधे, हाय प्यारे, हाय प्यारे, हाय कृष्णा कर करके वो यमुना किनारे पहुंच जाती हैं। श्याम सुंदर कहाँ छुपे हो तुम, आ जाओ आ जाओ। जब श्याम सुंदर राधे की आवाज सुनते हैं तो उन्हें बड़ी करुणा होती है, बहुत प्रेम आता है राधे पर, उनकी करुण पुकार सुनकर कि मेरी राधे कितनी चिंतित हो रही है। उनसे राधे की चिंता नहीं देखी जाती है, वो तुरंत राधे रानी की समक्ष प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होते ही राधे को अपने हृदय से लगा लेते हैं कि राधे, मैं तुम्हें विचलित नहीं करना चाहता था, पर मुझे सब सखियों के सामने
सखी रूप धारण करने में लज्जा आ रही है। अगर तुम कहोगी तो मैं ये भी कर लूंगा। तो राधे कहती हैं कि जब तुमने शर्त लगाई थी ललिते से तो ये तो तब सोचना था, अब तुम्हें नृत्य करना ही पड़ेगा, नहीं तो सखियां तुम्हें छलियां बोलेंगी। तुम इस लांछन से बचने के लिए मेरे लिए नृत्य कर लो और सखी रूप धारण कर लो। कृष्ण कहते हैं ठीक है राधे, तुम मुझे प्यारी सी सखी बना दो, मैं नृत्य करने के लिए तैयार हूँ। श्री राधा रानी उन्हें बहुत सुंदर प्यारी सी सखी बना देती हैं। सुंदर सुंदर लहंगा चुनरी उड़ा देती हैं, उन्हें सुंदर आभूषण पहना देती हैं, घुंघरू बांध देती हैं उनके पैरों में और उनका हाथ पकड़कर उन्हें आम के बगीचे में ले आती हैं। सब सखियां देखती हैं कि श्री राधा रानी के संग श्री श्याम सुंदर आ रहे हैं तो सभी प्रसन्न हो जाती हैं कि अब हमें श्याम सुंदर का नृत्य देखने को मिलेगा। जब उन्हें सखी रूप में देखती हैं तो सभी देखती ही रह जाती हैं कि श्याम सुंदर सखी रूप में कितने आकर्षित लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं, कितनी लुभावनी छटा है इनकी। सबकी सब चकित होकर बैठ जाती है। किसी का मुख खुल जाता है, किसी के नेत्र बड़े बड़े हो जाते हैं, किसी की हाथों की उंगलियां होठों पर चली जाती हैं। सब आश्चर्यचकित होके श्याम सुंदर का सखी रूप निहारने लगती हैं और श्याम सुंदर लजा रहे हैं, उन्हें लज्जा आ रही है। सभी सखियों के समक्ष आकर राधा रानी उनके भावों को समझ रही हैं। जाके उनके पास बोलती हैं चुपके से कि तुम किसी को मत देखना, सिर्फ मुझे देखते रहना और मुझे देखकर नृत्य करना तो तुम्हारी लज्जा और झिझक चली जाएगी। श्याम सुंदर हामी भर लेते हैं और राधा रानी को प्रणाम करते हैं और नृत्य शुरू कर देते हैं। तुम विद्या बहुत सुंदर वीणा बजा रही हैं, मृदंग बज रही है, ढोल मंजीरे बज रहे हैं। जैसे ही धुन शुरू होती है और रंग देवी जू राग अलापने शुरू कर देती हैं, सुंदर सुंदर ताल बजने लगती है, थिरकने लगती हैं। सभी वन के जीव इस सुंदर लीला को देखने के लिए वहां प्रस्तुत हो जाते हैं। चारों तरफ मोर मोरनियां, खरगोश, हिरन, तोते, कोयले, पपीहे, गिलहरियां, गऊ, यमुना के किनारे से मीन, हंस, सबके सब जीव उधर एकत्रित हो जाते हैं और वो भी अपने नयनों को बड़ा बड़ा करके श्याम सुंदर के नृत्य को देखने लगते हैं। श्याम सुंदर ताल से ताल मिलाते हुए, ताता थैया करते हुए सुंदर नृत्य करने लगते हैं। कभी गोल गोल घूमते हैं, कभी हाथों को ऐसी मुद्रा बनाते हैं ऊपर नीचे करके जो बहुत ही आकर्षित लगती है। कभी अपने तीखे नयनों को घुमाते हैं इधर उधर, ऐसा लगता है उनके तीखे नयन कटाक्ष कर रहे हों, कुछ बात कर रहे हों, कुछ कह रहे हों। कभी गर्दन अपनी मटकाते हैं, कभी अपनी कमर मटकाते हैं, कभी अपने नितंबों को ठुमका लगाते हैं, कभी अपने चरणों को उठाकर माइलों की
रुनक झुनक ताल से ताल मिला के सुंदर नटवर लाल बनकर नृत्य करने लगते हैं। राधा रानी सभी सखियों को कहती हैं, देखो सखियों, आज यमुना के किनारे नटवर लाल पधारे हैं। जगत के स्वामी देखो कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। सखी रूप धारण करके कैसा उन्होंने सुंदर रूप धारण किया है और कैसे नटवर लाल जो पूरे जगत को नचाते हैं, आज वो सखियों के समक्ष नाच रहे हैं। सब सखियां तालियां बजाने लगती हैं और आनंद लेने लगती हैं नृत्य का। कैसे झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं। अब जैसे श्याम सुंदर में कोई लज्जा नहीं रही, कोई झिझक नहीं रही, खूब झूम कर नृत्य कर रहे हैं और सब सखियां उन्हें देख देख कर अति आनंदित हो रही हैं और ऐसे लग रहा है चारों तरफ जैसे कोई महोत्सव हो रहा हो। कान्हा की ताल पर ताल ये चरण थिरकते चले जाते हैं और वो थकने का नाम ही नहीं ले रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। उनके चरण वो नृत्य करते ही जा रहे हैं। चारों तरफ अनगिनत गोपियां, सखियां, सखा एकत्रित हो जाते हैं इस सुंदर दृश्य को देखने के लिए। इतने सुंदर कान्हा लग रहे हैं गोपी रूप में कि जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो और कोटि कोटि अप्सराओं का सौंदर्य भी उनके आगे फीका पड़ रहा। उनकी अंग कांति से तेज निकल रहा है जो पूरे वातावरण को प्रकाशित कर रहा है। उस तेज की किरणों से सभी सखियों की आंखें चुंधियाने लगती हैं और सभी अपनी आंखों को मल मल के उस तेज प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करने लगती हैं। राधा रानी के भी चरण थिरकने लगते हैं। उनका भी हृदय करता है कि मैं भी नाचूं श्री कृष्ण के संग। आज नटवर लाल नाच रहे हैं, नागरी लाल नाच रहे हैं, आज मन मोह रहे हैं। इनकी इतनी मोहिनी सूरत देखकर मेरा मन उनकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मन ही मन कान्हा को पुकारती हैं, हे नटवर लाल, मुझे आपके साथ नृत्य करना है। जैसे ही हृदय में उनकी ये पुकार पहुंचती है, श्री कृष्ण राधा रानी का हाथ पकड़ लेते हैं आकर और उन्हें अपने संग नृत्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री राधा रानी भी उनकी ताल से ताल मिलाकर नृत्य करने लगती हैं। सुंदर जुगल जोड़ी के स्वरूप के दर्शन एक साथ करके उनके नृत्य को देखकर सभी सखियां झूम झूम के स्वयं भी नाचने लगती हैं और जो सखियां नहीं नृत्य कर रही उनको भी बोलती हैं कि सभी सखियों और सखाओं आओ और नृत्य करो। और सब राधा रानी और श्याम सुंदर के चारों तरफ घेरा बनाकर झूम झूम कर नाचने लगते हैं, आनंद लेने लगते हैं। इतना सुंदर उत्सव होने लगता है यहाँ पर चारों तरफ।
जिसके आनंद की कोई सीमा ही नहीं रहती। कितने प्रहर बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। संध्या हो जाती है, रात्रि हो जाती है, रात्रि का भी अंतिम पहर आ जाता है, पर सब आनंद में इतने डूबे हुए हैं, इतने मग्न हैं कि उन्हें होश ही नहीं है। सभी झूम झूम के नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही अंतिम प्रहर शुरू होता है, ललिता सखी ऊपर हाथ उठाकर ताली बजाती है और कहती है बस नृत्य को अब विश्राम दिया जाता है। और सभी श्याम सुंदर के लिए तालियां बजाने लगती हैं कि श्याम सुंदर ने बहुत सुंदर नृत्य किया और हम सबका मन मोह लिया। और सभी शांत होकर वहां बैठ जाते हैं। श्याम सुंदर राधा रानी के संग सुंदर चौकी पर विराजमान हो जाते हैं। अब सब सखियां सेवा सामग्रियां लेके आती हैं और देखती हैं कि नाचते नाचते सभी के पैर थक चुके हैं। मंजरियां, सहेलियां सब सखियों के चरणों में तेल लगाती हैं, उनके चरण दबाती हैं और ललिते और विशाखे सखी श्याम सुंदर उसी राधा रानी के चरणों को दाबने लगती हैं और उनके चरणों में बैठकर उन्हें निहारने लगती हैं। उनके नेत्रों से प्रेम झर रहा है। श्याम सुंदर कहते हैं ललिते अब तो तुम प्रसन्न हो ना मुझे सखी बना के। तो ललिते को लज्जा सी आने लगती है और कहती है श्याम सुंदर मुझे माफ करना, पर आपका नृत्य देख के मन अति आनंद से भर गया, प्रेम से भर गया। आपके प्रति बहुत ही ये मन द्रवित हो गया है। हमसे कोई भूल हुई तो हम सब सखियों को क्षमा करना। श्याम सुंदर कहते हैं नहीं नहीं ललिते, हम सब तो सखी सखा हैं, इसमें माफी कैसी। इतना प्रेम श्याम सुंदर में भरा है कि वो सब सखियों को तंग भी करते हैं और जब सखियों में प्रेम आता है तो वो रीझ भी जाते हैं और जब सखियां उनको लाड़ लड़ाती हैं तो उस पे वारी वारी भी जाते हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा प्रमुख है, महत्वपूर्ण है अपने सखा, अपनी सखियां। ये इनके अंतरंग भक्त हैं, अंतरंग सखा हैं, जिन पे राधा रानी और श्याम सुंदर जी बलिहारी जाते हैं और उनकी आनंद की पराकाष्ठा ये सखियां हैं। इस तरह से श्याम सुंदर और राधा रानी सभी सखियों का धन्यवाद करते हैं और सभी सखियों को अपने हाथ से पान बीड़ा खिलाते हैं। इस प्रसादी को पाके सखियां बलिहारी जाती हैं और अपने धन्य भाग मनाते हुए इस लीला को यहीं पर विश्राम देकर सब अपने अपने कुंजों में चली जाती हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।